हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, सितंबर 2023 का मंथली करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं वही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम न लेते हुए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दी गई बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वहीदा रहमान को जो है हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या उन्हें चुना गया है। वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। 85 वर्षीय वहीदा रहमान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म जुल्लू मायरी से 1955 में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं कि 85 वर्षीय जो वहीदा रहमान ने अपनी जो अभिनय करियर की जो शुरुआत की थी वो 1955 में की थी, और इनकी जो तेलुगु फिल्म थी जुल्लू मायरी, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन्होंने वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था 1971 में। पूछा जा सकता है फिल्म कौन सी थी, तो आपका जो है रेशमा और शेरा, ये दो फिल्म थी जिनके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1972 में पद्मश्री तथा वर्ष 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1972 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है और 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इससे पहले यह सम्मान आशा पारेख को मिला है, यानी आशा पारेख को दिया गया था। इससे पहले भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले किसको दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो गौरतलब है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया कि फिल्म जगत का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो भारतीय फिल्म जगत में माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार को माना जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया, यानी पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या चीज़ दी भेंट की जाती है, तो 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल पदक जो दिया जाता है, एक शॉल उनको दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बच्चों, भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के के योगदान की याद में यह सम्मान जो है दिया जाता है। कई बार डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, कैसे, यानी दादा साहब फाल्के जो थे उनकी जो है योगदान की याद में ये जो पुरस्कार जो है दिया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए वही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं बच्चों। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान ने
खंडवा जिले में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा 108 फीट की जो प्रतिमा है इन्होंने इसका अनावरण कर दिया है। ये मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सूर्यम जो है माधवता पहाड़ी के ऊपर उपस्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, किस नदी के किनारे जो है ये बसी है, यानी विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो नर्मदा नदी है, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। बात करते हैं शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम एकात्मकता की प्रतिमा रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए पॉइंट है, एकात्मकता की प्रतिमा रखा गया है। जो शंकराचार्य जी की मूर्ति है यानी 108 फीट ऊंची, उसे एकात्मकता की प्रतिमा के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे स्टैचू ऑफ वन नेशन कहा जाता है। तो स्टैचू ऑफ वन नेशन कहाँ है वर्तमान में? मध्य प्रदेश में बनाई गई है। कितने फीट ऊंची है? तो 108 फीट ऊंची है। कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे जो है सुरम्य माधवगढ़ पहाड़ी, जो माधवता की पहाड़ियां हैं उन पर स्थित है ये। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होना चाहिए था, क्योंकि पूछा जा सकता है करंट अफेयर जो है में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पता होगा। तो आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ों को रिलेट करके चलना है, जिससे कि आप करंट अफेयर का पोर्शन आपसे ना छूटे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा बाल रूप में है। बाल रूप में यानी बाल रूपी जो है इनकी आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है वो बाल रूप में है। पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि किस रूप में वो बनाई गई है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यह प्रतिमा आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्याय और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। पूछा जा सकता है कैसे तैयार की गई है, किसके मार्गदर्शन में तैयार की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इस प्रतिमा की लागत करीब 2100 करोड़ रुपए आई है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी लागत हुई है। तो 2100 करोड़ रुपए आई है, और यह जो है अष्ट धातु की बनी हुई है, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप एक नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि ये जो प्रतिमा है 108 फीट ऊंची, तो किससे बनाई हुई है? तो अष्ट धातु से इसको बनाया गया है। 2100 करोड़ इसकी में लागत जो है लगी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ ही अद्वैत लोक के नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया गया है मध्य प्रदेश में ही। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक संस्थान का भी निर्माण हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 8वीं सदी में केरल में हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था 8वीं सदी में और केरल राज्य में जो है हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो शंकराचार्य को जगत गुरु के रूप से भी माना जाता है, यानी जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है इन्हें कई जगह। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन्होंने अद्वैत जो वेदांत का सिद्धांत भी दिया था, इनके बारे में बताया जाता है कि अद्वैत जो है वेदांत का सिद्धांत भी इन्हीं की देन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है आपके लिए ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन्होंने श्रृंगेरी मठ, जो श्रृंगेरी मठ है, गोवर्धन मठ और शारदा मठ और ज्योति मठ जो की स्थापना की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने श्रृंगेरी जो है मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और आपका ज्योति मठ की जो है स्थापना की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए जो पुराना संसद भवन था उसका नाम जो है बदल दिया है, तो संविधान सदन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया है? संविधान सदन कर दिया गया है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में पूछे जाने की। आइए कुछ पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के नए संसद भवन में संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया गया है। पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हाउस कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस नए नाम का मकसद इसके सम्मान, महत्व और गरिमा और इसको प्रदर्शित करना है। मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि इसको जो है सम्मान के रूप में
इनका जो मकसद है सम्मान या महत्व और गरिमा, इसकी गरिमा को जो है बचाए रखने के लिए इसे प्रदर्शित करना है, जो इसका नाम जो है चेंज कर दिया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुराने संसद भवन की को ब्रिटिश अकैक, जो आपकी पुराना संसद भवन है उसको आर्किटेक्ट जो है एडविन लुटियर और सर जो है हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। तो ये भी पूछा जाता है, हालांकि पहले भी इससे पूछा जाता था, आपको पता होगा कई बार हिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया जाता है कि जो आपका एडविन लुटियन से और आपके हर्बर्ट बेकर, इन्होंने जो है पुराने संसद भवन यानी संसद भवन का निर्माण किया था। पहले संसद भवन का पूछा जाता था, लेकिन पुराने संसद भवन का पूछा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना नया संसद भवन और पुराने संसद भवन में। मैं इसमें पूरी डिटेल आपको बताऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसकी अधिकार जो है आधारशिला कब रखी गई थी, तो वर्ष 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। मैं पुराने संसद भवन की बात कर रहा हूँ। पुराने संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी 1921 में रखी गई थी। बात करते हैं, यह वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुआ था। 21 में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी, 1927 में बनकर तैयार हुआ था और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हो गया था। तो पूछा जा सकता है तीनों चीज कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो 1921 में रखी गई थी। यह बनकर कब तैयार हुआ था, 1927 में हुआ था। और इसकी जो उद्घाटन हुआ था वो आपका 1927 को 18 जनवरी को कर दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह 164 स्तंभों वाली इमारत है। यह भी पूछा जा सकता है कि 164 स्तंभों वाली इमारत कौन सी है, तो पुराना संसद भवन है। ये आपको अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अगर बच्चों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है ये हेल्पफुल आपके लिए वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 तक इसको इंपीरियल, जो पहले जो है इसको अलग तरीके से बोला जाता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग स्थित थी। इसमें जो है ये चीज़ बताई जाती है कि जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 तक इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो थी काउंसिलिंग स्थित थी। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान को अपनाने के बाद इसने भारत की संसद के रूप में कार्य किया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल थी। जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं लगभग 100 सालों तक इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रक्षक के रूप में कार्य किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि 100 सालों तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है बच्चों। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए, इस साल G20 शिखर सम्मेलन ग्रुप 20 का आपको पता होगा शिखर सम्मेलन हुआ है। तो उसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो इंडिया ने की है, भारत ने की थी। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी, भारत के जो नरेंद्र मोदी है उनका इसमें क्या योगदान था, आपने देखा होगा, टीवी में सुना होगा आपने। तो इसकी जो है G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है भारत ने की थी। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 यानी G20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम डेट पूछी जा सकती है आपसे कि 10 सितंबर को नई दिल्ली में जो है G20 सम्मेलन हुआ था। बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा आगामी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपते हुए सम्मेलन के समापन की घोषणा की है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है अब जो है ये इंडिया में हुए थे, इसके बाद कहाँ हो गए, इसकी अध्यक्षता किसने ली है आने वाले समय में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता संभाली है, यानी अगली बार जो है ये ब्राजील में होंगे। बात करते हैं, इन्होंने सम्मेलन का समापन करते हुए वसुवेध कुटुंबकम का संदेश भी दिया था। वसुवेध कुटुंब का संदेश जो है इन्होंने संदेश भी दिया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं, G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। मैं आपको ये इस तरीके से भी लिख के दे दिया है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें, आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छोड़ पाएँ। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप यार एग्जाम में जाएं तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
देखिए बता दें, भारत की G20 जो अध्यक्षता है आधिकारिक रूप से 30 नवंबर तक है, यानी 30 नवंबर तक आधिकारिक रूप से ये जो शामिल है। 30 नवंबर के बाद यह सदस्यता खत्म हो जाएगी, यानी अभी जो है ये इसकी अध्यक्षता जो है 30 नवंबर तक यानी कि भारत पर ही रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ब्राजील आधिकारिकता तौर पर 1 दिसंबर को इस समूह की अध्यक्षता संभालेगा, यानी ब्राजील जो है 1 दिसंबर को संभालेगा, यानी 30 नवंबर तक तो इंडिया पे रहेगी और जैसे ही 1 दिसंबर हो जाएगा 1 दिसंबर में अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 9 से 10 सितंबर तक आयोजित किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखना। 9 से 10 सितंबर तक आयोजित किया गया है। आपको पता होगा दिल्ली बंद रही थी इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। भारत अध्यक्षता में G20 सम्मेलन की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने पिछले साल वाली शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। यानी G20 की अध्यक्षता भारत ने किससे ग्रहण की थी पूछा जा सकता है। भारत ने किससे ली थी जो अध्यक्षता? तो इंडोनेशिया से ली थी। दी किसको थी? ब्राजील को दी थी। बात करते हैं इस वर्ष G20 ड्रॉइंग में पिछला अध्यक्ष जो है इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और अगले वर्ष का अध्यक्ष जो है ब्राजील रहेगा। बात करते हैं G20 ग्रुप ऑफ 20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 को G20 ग्रुप सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रामनाथ कोविंद के सामने जो है ये अध्यक्षता जो है की है कि जो यहाँ पे एक राष्ट्रीय और एक चुनाव की घोषणा करने के लिए इसमें जो है इन्होंने समिति बनाई है और इस समिति का गठन किया है। तो आपको पता होगा कि भारत सरकार के अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में? तो आपका रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इन्होंने किया है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। इस समिति में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह व अन्य समिति के सदस्यों के रूप में शामिल है। पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे या होंगे। यह समिति लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों व पंचायत चुनाव को एक साथ करने की संभावनाओं का पता लगाएगी और उन पे अपना सुझाव रखेगी। बता दें आपको, देश में 1951 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शांति निकेतन को 41वां विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में की गई थी। तो पूछा जा सकता है इसकी कहाँ पे की गई थी? तो इसकी घोषणा सऊदी अरब में की गई थी। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति, यानी कि अलग अलग समिति जो होती रहती हैं अलग अलग देश में, तो वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही शांति निकेतन भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन, आपको पता होगा भारत रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ है ये। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वीरभूम जिले में जो है स्थित है शांति
निकेतन पूछा जा सकता है कहाँ पर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है शांति निकेतन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट जान लेते हैं इसके। शांति निकेतन वह प्रसिद्ध स्थल है जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम से पूछा गया है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, गुरुदेव। तो इसको शांति निकेतन के रूप में जाना जाता है। शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। बात करते हैं 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था 1951 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शांति निकेतन यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाला पश्चिम बंगाल का दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक है। तो दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक है जिसने यूनेस्को की सूची में अपनी जगह बनाई है। बात करते हैं, जबकि पहला प्रतीक कोलकाता की दुर्ग पूजा, कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसका पहला प्रतीक है जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1921 में मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। ये सेकंड है और पहला आपको दुर्गा पूजा आपको बता दी है 1921 में जो है शामिल की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। कुछ महीने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार जो निकाय होते हैं आपके आईकॉम्स ने शांति निकेतन को यूनेस्को की इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। यानी इन्होंने सिफारिश की थी कि इस सूची को जो है आप विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए, और ये आपका जो है कार्य हो चुका है, यानी कि इसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में होलसेल मंदिरों को भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। होलसेल जो मंदिर है इसको बताए यह किस राज्य में स्थित है। तो होलसेल मंदिर हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। होलसेल मंदिरों को 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और होलसेल मंदिर कहाँ पर है बच्चों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है। आइए इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कर्नाटक के होलसेल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह घोषणा विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा की गई थी। विश्व धरोहर समिति का यह सत्र सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है 42वां भी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। कहाँ पे हैं? होलसेल मंदिर जो है कर्नाटक में। इतना क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। होलसेल के पवित्र जो समूह में कर्नाटक के जो वेलूर है उसमें हैलीबीड तथा सोमनाथपुरा के जो है होलसेल मंदिर शामिल हैं। इसमें जो है मतलब बहुत सारे मंदिर शामिल हैं, जितने भी कर्नाटक में मंदिर हैं यानी कि सोमनाथपुरा जो मंदिर है और वो भी शामिल है इसमें। बता दें कि होलसेल राजाओं ने यह मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। होलसेल मंदिर में जो है शिव और विष्णु को समर्पित है, यानी कि इसमें जो मंदिर है ज़्यादातर वो है शिव और विष्णु को समर्पित हैं। होलसेल मंदिर विष्णु को और आपके शिव को समर्पित हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस भगवान से संबंधित हैं ये, तो सही आंसर आप समझ गए होंगे। यह जो है वेलूर हैलीबीड तथा सोमनाथपुरा में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 3 होलसेल मंदिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के तहत संरक्षण स्मारक बना दिए गए हैं। ASI इनका संरक्षण और रख रखाव करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी देखा होगा आपने जो है ASI सर्वे होता है, तो उसी प्रकार से ये इनके रख रखाव में जो है करते हैं, तो इनके संरक्षण में रहते हैं ये। हाल ही में शांति निकेतन को भी भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ें हम जो है माइंड से निकल जाती हैं। जैसे हम अगली चीज़ याद करते हैं तो पिछली चीज़ माइंड से निकल जाती है। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इस रैंकिंग में 20वां संस्करण, इस रैंकिंग का 20वां संस्करण था जिसमें इसको जो है शामिल किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 8वें शीर्ष स्थान पर रहा है, वर्ष शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ये। वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रहा है और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका तीसरे स्थान पर रहा है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हैं। बात करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसमें अमेरिका कुल 169 संस्थान और शीर्ष 200 में 56 सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 169, अमेरिका कुल 169 संस्थान और शीर्ष जो है 200 में 56वें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। 4 देश पहली बार रैंकिंग में शामिल हुए हैं, यह यूरोप में स्थित है। तो 4 देश जो है पहली बार रैंकिंग में है, तो ये यूरोप में स्थित है। बात करते हैं वहीं 91 संस्थाओं के साथ भारत अब चीन के जो 86 को पीछे छोड़कर चौथे सबसे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया। ये पूछा जा सकता है, टोटल 91 संस्थानों के साथ भारत अब चीन को, यानी कि भारत के 91 हो गए हैं संस्थान और चीन में 86 है, तो चीन को इन्हें पीछे छोड़ दिया हमने भी भारत ने। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष देशों में शामिल नहीं है, शीर्ष देशों में अभी भारतीय कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान है जो बेंगलोर में स्थित है, जो 201 और 250 ब्रैकेट में शामिल किया गया है। बता दें कि पहली रैंकिंग वर्ष 2004 में जारी की गई थी और तब इसमें 29 क्षेत्रों से केवल 200 संस्थान शामिल थे। 29 क्षेत्र थे और उसमें 200 संस्थान शामिल थे। पहली बार इस रैंकिंग की बात करते हैं तो 2004 में इसकी रैंकिंग पहली बार की गई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार श्रेणी के तहत कितने पुरस्कारों की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा 56, यानी 56 पुरस्कारों की घोषणा की है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार श्रेणी के तहत 56 पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री, 25 युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर और 3 विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसकी घोषणा पूछा जा सकता है कब की जाती है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती है और इसमें आपको सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। चलिए कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार वर्ष 2024 में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। पद्म पुरस्कार के सम्मान, इन पुरस्कारों में कोई नगद घटक शामिल नहीं होगा, यानी नगद नहीं दिया जाएगा इसमें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार वर्ष 1999 में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो पूछा जा सकता है कब मनाया गया था पहली बार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1999 पहली बार मनाया गया था और 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए कुछ नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। और तो यह वह दिन था जब 11 मई 1998 में पोखरण में परमाणु बम का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इसी दिन ये दिया जाएगा, यानी कि 11 मई के दिन। और 23 अगस्त 2023
को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी पूछा जा सकता है आपसे, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे ये जानकारी रहेगी कि पहली बार चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया गया था। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।